3 जून 1998 को सुबह के समय मैं हाई स्पीड ट्रेन से म्यूनिक से हम्बर्ग अपनी ट्रेन का सफर एंजॉय करते हुए जा रहा था। सुबह 10:30 का वक्त था और अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन ठीक 12 मिनटों के बाद मैं एकदम से घबरा जाता हूँ, क्योंकि अचानक से मेरे बराबर की सीट से फ्लोर को फाड़कर एक स्टील का टुकड़ा निकल आया। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी, जर्मन हाई स्पीड ट्रेन की हिस्ट्री में सबसे खतरनाक हादसे की शुरुआत। द ब्रोन प्रेजेंट्स की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। 1950s के आखिर में जापान ने दुनिया को तब हैरान कर दिया जब उनकी बुलेट ट्रेन दुनिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन बनी। इस ट्रेन ने पूरे देश के शहरों को आपस में कनेक्ट कर दिया था और सफर इतना तेज बना दिया कि घंटों का सफर मिनटों तक आ पहुंचा। जापान की देखा देखी फ्रांस और इटली ने भी अपना हाई स्पीड ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और फिर जर्मनी भी पीछे नहीं रहा। जर्मनी ने 1980 के दशक में जब ये ट्रेन दुनिया में छाया तो दुनिया को लगा कि ट्रेनों का बस यही फ्यूचर है। इनमें हर उस चीज का ख्याल रखा गया जो इंसान चाहता था, एरोडायनेमिक डिजाइन, मॉडर्न कंप्यूटर्स का इस्तेमाल और सबसे बेहतरीन आरामदेह सफर। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन हर परफेक्ट चीज के अंदर एक छुपी हुई कमजोरी जरूर होती है, और ऐसी ट्रेन्स की कमजोरी थी उनके व्हील्स। ऐसी जनरेशन ट्रेन्स के व्हील्स शुरुआत में मोनोब्लॉक डिजाइन में बने थे, यानी पूरा व्हील एक सॉलिड वन पीस स्टील में बना था जो कि मजबूत, सस्ता और टिकाऊ होता था। पर इस मोनोब्लॉक व्हील में एक कमी को नोटिस किया गया। कुछ सालों बाद पैसेंजर्स शिकायत करने लगे कि जब ट्रेन हाई स्पीड पर चलती है तो उसमें एक अजीब सी वाइब्रेशन होती है। ट्रेन में जो खाना खाने वाली जगह, मतलब जहां फूड सर्व किया जाता है, वहां रखे ग्लासेस और अन्य सामान वाइब्रेशन की वजह से आवाज करने लगते थे। ये वाइब्रेशंस और आवाजें सफर को काफी बेकार बना रही थी, और फिर आखिरकार जब इंजीनियर्स ने चेक किया तो कमी व्हील्स के अंदर थी। मोनोब्लॉक व्हील्स बेशक वन पीस में बने थे और व्हील्स हर साइड से इक्वली बैलेंस्ड भी थे, लेकिन अगर किसी एक साइड पर 5 ग्राम का वजन भी बढ़ेगा तो हाई आरपीएम पर ये एक्स्ट्रा वेट का डिफरेंस व्हील में वाइब्रेशन पैदा करेगा, और असल में हो भी कुछ ऐसा ही रहा था। हाई स्पीड पर चलने की वजह से फ्रिक्शन ने मोनोब्लॉक व्हील्स की कुछ साइड्स को असमान रूप से घिस दिया था, जिससे व्हील का बैलेंस बिगड़ गया। स्लो स्पीड पर तो महसूस नहीं होता था, लेकिन जब ये अनबैलेंस्ड व्हील 250 किलोमीटर प्रति घंटा पर घूमता तो पूरी ट्रेन में एक वाइब्रेशन होने लगती है। गाड़ी के व्हील्स में भी अगर किसी एक साइड पर 2 पंक्चर एक साथ लगाए जाएं तो उस तरफ सिर्फ कुछ ग्राम ही सही, लेकिन वजन बढ़ जाता है, जो तेज स्पीड में वाइब्रेशन पैदा कर सकता है। इसको सॉल्व करने के लिए व्हील बैलेंसिंग करवाई जाती है और टेक्नीशियन ऑपोजिट साइड पर उतना ही वेट लगाकर व्हील को बैलेंस कर देता है। पर ट्रेन के पहियों को बैलेंस करना एक बहुत ही मुश्किल काम हो सकता है, खासकर अगर वो एक ही पीस में बना हो, और व्हील्स को रिप्लेस करना भी न सिर्फ मुश्किल बल्कि काफी कॉस्टली पड़ जाता है। इसलिए जर्मन इंजीनियर्स ने बुलेट ट्रेन्स की इस कमी को फिक्स करने का एक नया सॉल्यूशन निकाला, और वो था रेजिलिएंट व्हील्स। रेजिलिएंट व्हील्स की खास बात ये थी कि ये वन पीस में नहीं थे, अंदर की रिंग अलग और बाहर की अलग पीस में बनी थी, और इन दोनों के बीच में लगाई गई थी रबर की एक रिंग जो वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने का काम करेगी। ये डिजाइन खास तौर पर इस वजह से अपनाया गया ताकि जब कभी आउटर व्हील घिसेगा तो सिर्फ उसी पार्ट को रिप्लेस कर दिया जाएगा, न कि पूरे व्हील को। उस वक्त जर्मनी के ट्रैम्स में भी ये डिजाइन इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन कमी ये थी कि ट्रैम्स सिर्फ 30 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलती थी और बुलेट ट्रेन्स को 255 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलना था। ये एक बहुत बड़ी कमी थी जिसके बारे में आपको आगे चलकर पता चलेगा, पर उस वक्त इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। एग्जीक्यूटिव्स ने बिना किसी टेस्टिंग के रेजिलिएंट व्हील्स का डिजाइन अप्रूव कर दिया, और फिर 1992 में बहुत सारी हाई स्पीड ट्रेन्स पर ये नए व्हील्स लगा दिए गए। कुछ सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन 1997 में हैनोवर की ट्रेन कंपनी ने एक शॉकिंग चीज डिस्कवर की। उन्होंने अपनी ट्रेन के व्हील्स में कुछ क्रैक्स नोटिस किए। उन्होंने अपने क्रैक्ड व्हील्स के पार्ट्स बदल दिए, और ये बात जर्मनी की नेशनल रेलवे कंपनी को भी बता दी गई। लेकिन उस वक्त ऐसी ट्रेन्स में वाइब्रेशंस की कोई शिकायत नहीं थी, इसीलिए डॉयचे बाहन ने इस वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया, और फिर ठीक एक साल बाद 3 जून 1998 को सब कुछ बदल गया। सुबह 10:30 बजे ट्रेन 884 हैनोवर स्टेशन से हैम्बर्ग के लिए निकली। ट्रेन में टोटल 14 कोचेस थीं, 2 पावर कोचेस और 12 पैसेंजर कोचेस। अंदर 287 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर मौजूद थे। हैनोवर स्टेशन से निकलते वक्त सब कुछ नॉर्मल था। मैं उसी ट्रेन के कोच नंबर 1 में सवार था। मेरा सफर मजे से गुजर रहा था, लेकिन कुछ मिनटों के बाद ट्रेन के फ्लोर से अचानक कोई चीज आकर लगी, और अगले ही पल फ्लोर के नीचे से स्टील का एक पुर्जा फ्लोर को फाड़कर अंदर निकल आया। ये शार्प स्टील का पुर्जा असल में व्हील का ही एक टुकड़ा था। ये देखकर मैं एकदम से घबरा गया, जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जिस तेजी से वो रोड अंदर आया, अगर वो थोड़ा सा लेफ्ट या राइट होता तो किसी न किसी की मौत हो जाती। तुरंत मैं कंडक्टर को ढूंढने चला गया। कंडक्टर उस वक्त तीसरी कोच में मौजूद था।
मैंने उसे सब कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन कंपनी पॉलिसी के मुताबिक कंडक्टर ट्रेन को तब तक नहीं रोक सकता जब तक वो खुद उस कमी को देख न ले। फिर दोनों मिलकर पहली कोच की तरफ चल पड़े। ट्रेन अब भी 200 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ रही थी और अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन में वाइब्रेशन बढ़ रही थी। जब तक कंडक्टर और मैं पहली कोच के पास पहुंचे, ट्रेन 3 किलोमीटर आगे निकल चुकी थी और अब वो एक खतरनाक सेक्शन से गुजरने वाली थी जहां ट्रैक स्प्लिट होते हैं। टूटे हुए व्हील का टुकड़ा अब भी ट्रेन के नीचे लटका पटरी से खिसकता हुआ जा रहा था। जब ट्रेन ने पहला सेक्शन पॉइंट क्रॉस किया, वो टुकड़ा नीचे गिरकर ट्रैक के लीवर से टकरा गया और उस मूवमेंट पर एक खतरनाक चीज हुई। ट्रैक स्विच चेंज हो गया। अब ट्रेन का पहला और दूसरा कोच एक ट्रैक पर था, लेकिन तीसरा कोच दूसरे ट्रैक पर चला गया, यानी फ्रंट और रियर बोगी अलग अलग डायरेक्शन में। ट्रेन की बॉडी ट्विस्ट हो गई और कोच नंबर 3 सीधा एक ब्रिज के कंक्रीट पिलर से टकरा गया। इस खौफनाक मंजर ने ब्रिज का आधा हिस्सा तोड़ दिया। कोच नंबर 4 कोलैप्स होते हुए ब्रिज को तो अवॉइड कर गया, लेकिन एम्बैंकमेंट से टकरा गया और 3 रेलवे वर्कर्स उसी वक्त कुचले गए। कोच नंबर 5 और 6 गिरते हुए ब्रिज के 300 टन कंक्रीट के नीचे दब गईं। उन दोनों कोचेस की हाइट बाद में सिर्फ 6 इंच बच गई। जी हाँ, सिर्फ 6 इंच। पीछे से आने वाली बाकी कोचेस 7, 8, 9 और 10 फुल स्पीड पर एक दूसरे से टकराती गईं और किसी कागज की तरह फोल्ड होती चली गईं। सिर्फ पहली 2 कोचेस, जहां मैं और कंडक्टर थे, वो बच गईं और फ्रंट लोकोमोटिव 3 किलोमीटर आगे जाकर रुक गया। जिस वक्त कोच नंबर 3 ब्रिज से टकराई थी, उस वक्त इंजीनियर और ड्राइवर को एक झटका जरूर लगा था, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके पीछे क्या कयामत गुजर रही है। जहां ये हादसा हुआ, वहां एशीड नाम का एक छोटा सा टाउन था। जब वहां के लोगों ने धमाके की आवाज सुनी तो सब दौड़कर मौके पर पहुंच गए। उनके सामने जो मंजर था वो शायद जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाएंगे। टूटी हुई कोचेस, लोहे के टुकड़े, आग और लोगों की चीखें। कुछ लोग ब्रिज के मलबे के नीचे फंसे थे, कुछ अपनी सीट्स में अटके हुए थे और प्रेशर प्रूफ विंडोज इतनी मजबूत थी कि उन्हें तोड़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। रेस्क्यू वर्कर्स को हेवी मशीन्स बुलवानी पड़ी, लेकिन फिर भी फंसे हुए पहले लोगों तक पहुंचने में कई घंटे लग गए। 1000 से ज्यादा रेस्क्यू वर्कर साइट पर पहुंचे। एम्बुलेंसेज, मिलिट्री, डॉक्टर्स सबने मिलकर ऑपरेशन शुरू किया। नजदीक में ही एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। वहां के 40 डॉक्टर्स भी फौरन साइट पर पहुंच गए, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। इस हादसे में टोटल 101 लोग मारे गए, 88 लोग ज्यादा जख्मी हालत में पाए गए और 100 के करीब लोगों को मामूली जख्म आए। जो लोग पहली 2 कोचेज में थे, खुशकिस्मती से उनकी जिंदगी बच गई। जर्मन हाई स्पीड ट्रेन्स, जिनको कभी दुनिया की सबसे सेफ ट्रेन माना जाता था, एशडे डिजास्टर ने ये इंप्रेशन खाक में मिला दिया। इस एक्सीडेंट ने सिर्फ जर्मनी ही नहीं, बल्कि हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क इस्तेमाल करने वाले फ्रांस, इटली और जापान तक के लोगों को भी शॉक में डाल दिया था। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने पूरी साइट का एनालिसिस किया, तब शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई गाड़ी ट्रैक पर आ गई हो, लेकिन जब उन्होंने कोच नंबर A के फ्लोर पर घुसने वाला व्हील का पुर्जा देखा तो सब कुछ क्लियर होने लगा। लॉक्स देखे गए तो मालूम पड़ा कि ट्रेन के उसी व्हील में पहले भी फ्लैट स्पॉट का इशू हुआ था, वो भी 8 बार, लेकिन फिर भी उसे रिप्लेस नहीं किया गया। क्रैक्स डिटेक्ट करने वाली मशीन्स भी मौजूद थीं, लेकिन फिर भी विजुअल इंस्पेक्शन टॉर्च की मदद से की जाती थी। कंपनी ये कहकर टाल देती थी कि वो मशीन्स गलत अलार्म देती हैं। 1992 में फ्रॉनहोफर नामी एक जर्मन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक वार्निंग भी दी थी कि हाई स्पीड ट्रेन पर रेजिलिएंट व्हील्स खतरनाक हो सकते हैं, और 1997 में हैनोफर ट्रैम कंपनी ने भी वार्निंग दी थी, लेकिन दोनों वार्निंग्स इग्नोर कर दी गई। इंजीनियर्स ने बाद में बताया कि ये टायर्स हर दिन 5 लाख बार रोटेट करते थे, और वो भी हाई स्पीड पर। हर रोटेशन में स्टील टायर हल्का सा कंप्रेस होता था और वापस एक्सपैंड होता था। इससे हल्की सी क्रैक्स बन गई जो दिन ब दिन बढ़ती चली गई, और बीच में रबर लगाने की वजह से वाइब्रेशंस एब्जॉर्ब हो गई और किसी को पता ही नहीं चला कि व्हील्स असल में क्रैक हो रहे हैं। और फिर फाइनली 3 जून 1998 को सिर्फ एक व्हील टूटने की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। एशडे डिजास्टर को दुनिया का सबसे खतरनाक हाई स्पीड ट्रेन एक्सीडेंट माना जाता है। इस हादसे के बाद सभी हाई स्पीड ट्रेनों के व्हील्स वापस मोनोब्लॉक डिजाइन में रिप्लेस किए गए और जंक्शन पॉइंट्स के आसपास बहुत सारे ब्रिजेस को रीलोकेट किया गया ताकि दोबारा ऐसा हादसा न हो सके। जर्मनी ने इस हादसे के बाद अपने पूरे रेल सिस्टम को दोबारा इवेल्युएट किया। प्रेशर प्रूफ विंडोज रिप्लेस की गई ताकि फ्यूचर में अगर रेस्क्यू की जरूरत पड़े तो अंदर फंसे लोगों को विंडोज तोड़कर बाहर निकाला जा सके। आज भी जर्मनी के रेलवे ट्रेनिंग सेंटर्स में एशडे डिजास्टर एक एग्जाम्पल के तौर
तौर पर पढ़ाया जाता है। मोनोब्लॉक व्हील्स में बेशक मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है और टाइम भी ज्यादा लगता है, लेकिन हाई स्पीड पर ये वन पीस में कास्ट होने की वजह से कम टूटते नहीं हैं और वाइब्रेशंस एक सिग्नल होता है कि अब व्हील्स को बैलेंसिंग की जरूरत है। उम्मीद है द ब्रून प्रेजेंट्स की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो 2026 एंड ऑफ द वर्ल्ड के सेकंड पार्ट में। पहला पार्ट देखने के लिए स्क्रीन पर दिखाई गई वीडियो को देखें।